तो 12th का चैप्टर है ये, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज चार्जेस। तो चार्जेस होते क्या है? सो हमें पता है कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज एटम्स के अंदर कोई भी एटम हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। और इलेक्ट्रॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और सॉरी, प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, बस साइन अलग होती है, ठीक है। तो एक एटम के पास दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स बाई डेफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने नेगेटिव लिया गया है और प्रोटॉन्स को हमने पॉजिटिव लिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो इसीलिए लिए गए बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपोजिट थी, एग्जैक्टली अपोजिट थी। तो फिजिकली कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव एक प्रॉपर नाउन दिए गए सिर्फ उनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। हिस्टोरिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिससे ये प्रूव होता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली आपको नीट में डायरेक्टली या कोई भी कॉम्पिटिटिव में ये वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं आते कंसेप्चुअली। सो आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है कि हाँ, दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं और हमने एक्सेप्ट किया है कि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव मानेंगे और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानेंगे। और एक चीज़, एक प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो एक प्रोटॉन के पास हम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेते हैं और वन इलेक्ट्रॉन के पास हम एग्जैक्टली यही वैल्यू का माइनस में चार्ज लेते हैं। अब ये लेने की क्या ज़रूरत थी एग्जैक्टली सेम तरह के चार्जेस? फॉर उसका रीज़न ये है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दिस इज न्यूट्रल, and we know that number of protons is always equal to number of electrons in a charge in any atom. So अब थोड़ा उल्टा सोचो, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल एंड अपोजिट नहीं होती तो ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, और अगर ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते तो एटम के पास नेट चार्ज हमेशा रहता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वन प्रोटॉन को लेट से हमने 1 कूलम लिया होता और वन इलेक्ट्रॉन को हमने -0.9 कूलम लिया होता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, नेट पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाता। बट हमें एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली पता है दैट ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल ही होता है और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। ये दो रीजंस है कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट रहेगी। It is mentioned in the notes also. Okay. So बॉडी चार्ज होती कब है? तो ये दो पीडीएफ में ऑलरेडी आपके है, ये दो कंडीशंस है कोई भी एटम चार्ज कैसे होता है, बेसिकली आयन फॉर्मेशन से। एग्जांपल के तौर पे सोडियम के पास नेट 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें पता है कि जब Na+ आयन बनाएगा, सो Na+ आयन के अंदर इसके पास 10 प्रोटॉन, सॉरी माय मिस्टेक, 11 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो एज यू कैन सी, अगर हम नेट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो नेट जो है वो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, तो उसके वजह से एक चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो सोडियम है दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ से हमें एक चीज़ जानने को क्या मिली, that atoms has positive charge only when they have deficiency of electrons. तो पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर? बाय डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा? तो इसमें हम क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल दिया हुआ है दैट as you can see here, if number of electrons is greater than number of proton, this equation, in that scenario there is always an electron extra carrying a negative charge, and due to that extra negative charge the net atom contains negative charge. क्लोरीन का एग्जांपल दिया, क्लोरीन आइडियल क्लोरीन के पास
या क्लोरीन एटम के पास 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट बिकॉज क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, सो 17 प्रोटॉन रहेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो एज यू कैन सी नेट इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है अब इसके पास। सो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से we say that the chlorine contains net negative charge. So the story here at the end of this topic is कि बॉडी को चार्ज करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही चाहिए, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोटॉन आर ऑलवेज बाइंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन ट्रांसफर कैन नॉट हैपन, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपन्स फॉर अ बॉडी टू बिकम चार्ज, एंड दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफ इट इज इनटू द एटम, अगर मटेरियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो मटेरियल नेट नेगेटिव चार्ज बनेगा, और अगर मटेरियल नेट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसमें से या रिमूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है तो नेगेटिव चार्ज के अंदर उसका जो मास है वो बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। ठीक है, तो मास बढ़ता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अंदर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं मास जो है वो डिक्रीज होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चार्जेस आर नॉट रिलेटिव इन नेचर। What do you mean by relative charges? That is, when no matter in which frame of reference you are, the value of charges remains same. A body carrying 10 protons extra, if you keep that body on a stationary platform or you keep that body on a moving truck, in both the scenarios, when you observe it from the ground, the charges on that body will remain plus 10 unit for plus 10 proton extra. Okay, it won't change on both the cases, but if you are to compare it with some other thing, for example speed, which is relative in nature, so when you are stationary, anything moving, if you're standing, example, if you're standing on ground, any object which is kept on a truck is moving for you, but if you're sitting inside the truck, the objects kept inside the truck are stationary, but this is not in the case when the body is charged. Charges, no matter where they are, their value remains same. So and the second is charges are quantized. So quantized का मतलब होता है कि कोई भी random value charge की possible नहीं है। Charge can only have the integral values of E, where E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And the logic is very simple behind it, because the charges comes from the fact either deficiency of electrons or excess of electrons. In both the scenarios, electrons cannot have, the number of electrons transferred cannot be in decimals. Okay, so the charge carried by one electron, which is 1.6 into 10 raised to the minus 19 coulomb, will always be in multiples of the number of electrons transferred. अगर 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी बॉडी के पास, एग्जाम्पल अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, हमने ऊपर देखा, बट उसके पास चार्ज कितना होगा एक्स्ट्रा, तो माइनस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 coulomb. So as you can see, this 10 is an integral number. Similarly, this number of electrons transferred cannot be a decimal. तो हमेशा जो चार्जेस की वैल्यू है वो E के मल्टीपल में ही आएगी। और अगर सिमिलरली 10 रेज टू 5 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी में है लेट से, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी उस केस में, तो वहाँ पे n की वैल्यू 10 रेज टू 5 आएगी, बट एक इलेक्ट्रॉन जो निकला तो उसका जो चार्ज होता है वो तो इतना ही रहेगा। सो द नेट चार्ज इज दिस मच। ओके, the third property is charges are additive in nature. This is the third property. Yeah, so if a body is gaining 10 proton
You cannot have proton transfer. So body gains 10 electrons, but on the other hand it is losing 15 electrons. So the net is gaining 10 e extra, but on the other hand the removal of electrons is giving it positive charge. So net, the body will have 5 electron positive charge, or you can say 5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb extra charge. Okay. The last one is very simple. Unlike charges attract each other and like charges repel each other. Okay. This. Now the next. So now charging methods. बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए? तो फर्स्ट मेथड इज बाय कांटेक्ट मेथड, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड. कोई भी अगर चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो चार्जेस है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चले जाएंगे. अब ऑब्वियसली बात है, तो कांटेक्ट होगा या तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, या अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, अगर किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है तो वो मीडियम कंडक्टिंग होना चाहिए, बिकॉज अगर कंडक्टिंग मीडियम नहीं होगा तो वो चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे. तो अगर जैसे कि एक चार्ज स्फीयर है ऑलरेडी, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, लेट्स से कंटेनिंग पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और अगर उसको मैं दूसरे अनचार्ज स्फीयर से कांटेक्ट में लेके आऊँगा, तो यहाँ के जो आइडियली ये होता है एट द एंड ऑफ द डे कि यहाँ के थोड़े पॉजिटिव चार्जेस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे. तो आफ्टर सम टाइम दिस रिजल्ट इनटू टू चार्ज स्फीयर्स. बट ऑब्वियस बात है कि बिकॉज चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है दैट चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो द टोटल चार्जेस ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड स्फीयर विल अमाउंट टू द सेम चार्ज बिफोर द कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो ये एक फाइनल कैलकुलेटिव अप्रोच है कि फाइनल चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे और फाइनल चार्जेस का जो एडिशन होगा वो इनिशियल जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का उसके इक्वल रहेगा. बट इन द मीन टाइम होता क्या कंसेप्चुअली, तो ये जो चार्जेस जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट गए, बट इन रियलिटी प्रोटॉन्स तो ट्रांसफर हो नहीं सकते. तो होता क्या है कि बिकॉज इस स्फीयर के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या होता है कि ये अपने थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है. ऑब्वियसली गिवन द स्फीयर्स आर मेटालिक और दे आर कंडक्टिंग इन नेचर, सो ये थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ दे देता है टू बैलेंस आउट द डेफिशिएंसी, और ये होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ जा रहे होते हैं तो आफ्टर सम टाइम इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और यहाँ थोड़ी कमी जो डेफिशिएंसी, जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी वो थोड़ी डेफिशिएंसी कम हो जाती है. तो यहाँ डेफिशिएंसी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ डेफिशिएंसी कम हो गई, तो इसका थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है. बट द एडिशन ऑफ दिस टू विल अमाउंट टू द इनिशियल टोटल चार्ज. ओके, अब ये ट्रांसफर कब तक होता है? इनडेफिनेट टाइम तक तो हो नहीं सकता. सो दिस ट्रांसफर हैपेंस टिल द पोटेंशियल ऑन बोथ द स्फीयर्स आर इक्वल. सो पोटेंशियल of first body must be equal to potential of second body. ये कंडीशन तक ही चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, उसके बाद चार्ज ट्रांसफर नहीं होते. अब पोटेंशियल के रिलेटेड जो चीज़ है वो चैप्टर 2 में डिस्कस होती है, बट इस चैप्टर के लिए याद रखना, चार्जिंग बाय कांटेक्ट के लिए स्फीयरिकल कांटेक्ट या स्फीयर्स का क्वेश्चन बहुत कॉमन है. उस केस में अगर स्फीयर सेम साइज के हो, for spheres of same size, before collision अगर Q1 and Q2 charges है on individual spheres, after contact the charge on each sphere is average of both the charges, that is Q1 plus Q2 by 2 on both the charges. But this Q1 plus Q2 by 2 after contact is valid if the spheres are of the same size. If spheres are of different size, in that scenario the after contact the charges are Q1 will be equal to R1 upon R1 plus R2 into Q1 plus Q2, that is total charge of the system, and Q2 will be equal to
R2 upon R1 plus R2 into bracket Q1 plus Q2. Okay, so uh, un- in the recent टाइम आई थिंक सो 1 या 2 साल पहले जेई का क्वेश्चन था जिसमें, हाँ जेई में तो बहुत कॉमन है डिफरेंट साइजेस के स्फीयर्स का क्वेश्चन। नीट में भी शायद आया हुआ होगा, नीट का मुझे नॉट श्योर, बट जेई में तो डिफरेंट साइजेस के स्फीयर्स के क्वेश्चंस कॉमन है। बिकॉज अब नीट का भी लेवल और लास्ट ईयर तो नीट का लेवल ऑलमोस्ट जेई के इक्वल था, जेई से ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। प्लीज डू रिमेंबर द फॉर्मूला। थर्ड इज बाय इंडक्शन। नाउ इंडक्शन, सबसे पहले तो वर्ड का मीनिंग होता है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर आप चार्जेस इंड्यूस करवा पाओ, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो एज यू कैन सी इन द first diagram, a charged metallic rod or a charged insulating rod, whatever it can be, a charged rod is brought near, the term is near, not physical contact, is near to a metallic conductor or metallic sphere. So what happens, because of the positive charge carried on the rod, the electrons in the free electrons on the sphere gets attracted towards the positive charges, and hence they get accumulated on the left side of the sphere. Because conductor do have free electrons, this phenomena can happen. But what happened, the right side of the sphere now has deficiency of the electrons, and so the positive sign represents that. So we can say that the sphere is polarized now. The left has negative charges and the right has the positive charges. Now in the second figure we have earthed the right side of the diagram. Now what does this earthing do? So earthing basically meaning the potential at that point is zero, but again potential we haven't studied yet. So आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी पॉइंट को अर्थ किया जाएगा तो द एक्सेस चार्ज gets transferred to earth. So the positive charges from the right sides gets transferred to earth. Now as I said again, the positive charges the protons cannot transfer here and there. So what must have happened, the electrons from earth through this conducting medium through earthing would have come to the sphere and made this sphere neutral from the right side. Now the next, in the next diagram, now we have, as you can see, we have removed the earthed, we have removed the earthed connection, as well as we have removed the plastic rod. So this, we get the C diagram momentarily. This is the time when just we have removed the plastic rod or the charged rod as well as the earthing from the right side. Now in few seconds, because it's a conductor, we have a property that charges are uniformly spread over conductor. ये भी हम next chapter में पढ़ेंगे. Charges always spread uniformly over a conductor. So in few seconds the charges gets distributed equally over the sphere, and so now we have a net negative charge sphere. We have a net negative charge sphere. So we started with a relatively a neutral sphere. It was a neutral conducting sphere. And from that, using a charged body, we have ended up with the negative charge over a sphere. And obviously the charges of this rod hasn't changed because there was no physical contact with the system or with the sphere. So till now we have just learned the basics of electrostatic. Yeah, we can say we have just learned the basics of charges. So the next topic, from the next topic we'll start with the Coulomb's law. This is from where the actual chapter begins, the important part. Okay.